नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुंबई मनपा चुनाव में महायुति का बड़ा दाव, वचननामा जारी, फडणवीस शिंदे और ठावले एक मंच पर, ठाकरे बंधुओं की सियासी परीक्षा। न्याय की मांग को लेकर दिल्ली में उबाल, उन्नाव से पहुंचे कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थकों ने जंतर मंतर पर किया बड़ा प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में आपका प्रदर्शन, हाथरस में बीजेपी और यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। सूरत में साइबर क्राइम पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 1518 करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय ठगी का खुलासा, 25 आरोपी गिरफ्तार। शिवराजपुर बीच पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, रंग बिरंगी पतंगों ने बढ़ाया गुजरात टूरिज्म का आकर्षण। मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर आज महायुति ने अपना वचननामा जारी किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले खासतौर पर मौजूद रहे। गौरतलब है कि महायुति में रामदास अठावले की आरपीआई भी शामिल है। महायुति के वचननामा से मुंबईकरों को किस तरह साधने की कोशिश की जा रही है और क्या मुंबई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का जादू चलेगा या नहीं। मुंबई में महायुति का घोषणा पत्र जाहिर किया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, साथ ही उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रामदास आठवले जी। रामदास जी, घोषणा पत्र जाहिर किया गया, क्या कुछ कहेंगे? आपकी नज़रिए से किस तरह का है घोषणा पत्र? मुझे लगता है कि ये जो हमारा वचननामा है, खाली जाहिरनामा नहीं है, जाहिर करने के लिए जाहिरनामा नहीं है, ये वचन देने का वचननामा है। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी महायुति सत्ता में आएगी और मुंबई को तो सुंदर बनाने के लिए, मुंबई दुनिया का एक बहुत ही अच्छा शहर बनाने के लिए हमारा एक बहुत बड़ा विजन है। और यह झोपड़पट्टी मुक्त मुंबई, उसके साथ साथ जो बारिश में पानी भरता है वो पानी का निचरा ठीक होने के लिए मतलब हम योजना बना रहे, ड्रेनेज शीट अच्छी बना रहे हैं। या जो हमारे महिलाएं हैं, महिलाओं को सशक्त करने का हमारा प्रयत्न है। उसके साथ साथ जो 50 लाख का मकान है 15 लाख में देने की भी हमारी योजना है। और झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को मतलब सबसे ज़्यादा न्याय देने की भूमिका हमारी है। इसी तरह मतलब यहाँ के जो बाला साहब ठाकरे जी का जो मेमोरियल है वो जन्म शताब्दी वो भी अच्छे बना रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो मेमोरियल है जो इंदू मिल का है वो भी काम चल रहा है, वो भी पूरा हो रहा है। और अनेक मुद्दों पर मतलब हम यहाँ जो हमारी बेस्ट है उसको भी हम अच्छा डेवलप करना चाहते हैं। यहाँ की जो ट्रैफिक सिस्टम है उसको हम ठीक करना चाहते हैं। कोस्टल रोड जो है, कोस्टल रोड पूरा पूरा बनाने का हमारा संकल्प है। तो इसी तरह मतलब ये जो वचननामा है सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाला, डेवलपमेंट को सामने रखकर, और मुंबई हमारे भारत की आर्थिक राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी है, इसको न्याय देने के लिए हमारा ये वचननामा हम अगले 5 सालों में मुंबई को बहुत अच्छा शहर बनाएंगे। साहब, 12 तारीख के रोज मुंबई में शिवाजी पार्क में आप लोगों की महायुति की सभा है। खबर है कि देश के प्रधानमंत्री आएंगे, योगी आदित्यनाथ जी आएंगे, आप भी उस मंच में शामिल होंगे। किस तरह पे पूरी सभा का आयोजन किया गया है? नहीं 12 तारीख को जो हमारी शिवाजी पार्क मैदान में महायुति की सभा है उसमें बीजेपी, शिवसेना और आरपीआई के लोग अच्छी संख्या में, बड़ी संख्या में उसमें आएंगे। और उसमें मुझे लगता है प्रधानमंत्री के बारे में मुझे मालूम नहीं है, शायद प्रधानमंत्री जी की यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ काफ़ी है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के भाइयों को हराने के लिए हम ताकतवर हम खड़े हैं। और उसके साथ साथ मतलब मुझे लगता है कि यहाँ जो घोटाले उसके उद्धव जी के टाइम पर हुए हैं उसको निपटाने का काम हम करने वाले हैं। और इसी तरह मतलब जो हमारी जाहिर सभा होगी उसमें बड़ी संख्या में लोग आएंगे, लोगों के सामने वादा करेंगे कि मुंबई को मजबूत करेंगे, सुंदर करेंगे और यहाँ के हर आदमी को न्याय देने के लिए प्रयत्न करेंगे।
साहब एक आखिरी सवाल, देवेंद्र फडणवीस ने अपने बयान में कहा कि एक स्पेशल टूल किट तैयार की जा रही है बांग्लादेशी और रोहिंग्या को पहचानने के लिए, और जो मशीनरी काम करेगी आने वाले 6 महीने के बाद पूरी तरह एक्टिव हो जाएगी। इस समय आप केंद्र में हैं, देश पर ये जो खतरा मंडरा रहा है बांग्लादेशियों का, रोहिंग्या का, जिस तरह से बांग्लादेश के हालात हुए उसके बाद पहचानना मुश्किल हो रहा है, आधार कार्ड लोग बना ले रहे हैं, क्या लगता है कि सिर्फ महाराष्ट्र में टूल किट बनाने की जरूरत है या केंद्रीय स्तर पर देश के हर राज्य में बांग्लादेशियों को खदेड़ने की जरूरत है? मुझे लगता है कि पूरे केंद्र की सिस्टम है कि जो बांग्लादेशी है उस बांग्लादेशियों को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। जो यहाँ का नागरिक नहीं है वो मतलब छुप छुप कर जो रहता है उनको यहाँ से निकालने का काम हमारा है। खाली मुंबई नहीं, दिल्ली में है, हमारी जो बांग्लादेश के बाजू में जो वेस्ट बंगाल है वहाँ भी बड़ी संख्या में वो लोग हैं। तो हमारी कोशिश है जिस तरह माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने एज ए होम मिनिस्टर, एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने बताया है कि पूरी इसकी पहचान की जाएगी और उनको यहाँ से बांग्लादेश भेजा जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। वहाँ हमारे लोग हिंदू अल्पसंख्यक हैं। 7 हत्या हो चुकी है सर। हाँ, 7 हत्याएं हो चुकी बांग्लादेश में हिंदुओं की, 7 हत्याएं हो चुकी, 7 लोगों की हत्या हो चुकी हिंदू लोगों की बांग्लादेश में। मतलब जो हमारे हिंदू लोग हैं 7 लोगों की वहाँ हत्या हुई है और वहाँ के हिंदू भी ताकत से मैदान रस्ते में। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया। हाथरस जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के घंटाघर चौराहे पर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लेकर एकत्र हुए व केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और यूपी में बहन बेटियों की सुरक्षा खतरे में है। पार्टी पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की तो जनता आंदोलन के लिए मजबूर होगी और इसका जवाब सड़कों पर दिया जाएगा। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बांग्लादेश से जो डर जाए, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। खामोशी अपराध है, वो भी सरकार जवाब दो। जाए, वो सरकार निकम्मी है, अरे वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बांग्लादेश से जो डर जाए, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। आज मुंबई में महायुति में शामिल बीजेपी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अपना वचननामा जारी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले समेत महायुति के कई वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद रहे। महायुति ने मुंबई के विकास, मराठी मानुस के हक, आवास, परिवहन, पर्यावरण और बुनियादी सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े वादे किए हैं। 16 तारखेला देखील महायुतीचाच भगवा मुंबई महापालिकेवर फडकल्यानंतर खऱ्या अर्थानं मुंबईचा मेकओव्हर सुरू होईल आणि मुंबईमध्ये जे आम्ही 3.5 वर्षामध्ये आम्ही काम केलेलं आहे ते देखील आपल्यासमोर आहे आणि जे आणखी आपल्याला पुढे मुंबईच्या विकासासाठी जे करायचं आहे ते देखील या वचननाम्यामध्ये आम्ही लोकांसमोर हा वचननामा घेऊन जात आहोत। खरं म्हणजे 3.5 वर्ष, 2.5 वर्ष माझी मुख्यमंत्री म्हणून माझी 2.5 वर्ष आणि देवेंद्रजींचा तर 1 वर्ष झालं, 1 वर्ष पूर्ण झालं आहे। या 3.5 वर्षात जे मुंबईमध्ये काम केलं ते आपल्यासमोर आहेच, परंतु मुंबईचा आणखी विकासाचा वेग आम्हाला वाढवायचा आहे आणि म्हणून या वचननाम्यात देखील आम्ही त्या गोष्टीचा उल्लेख केलेला आहे। मुंबईत आलेल्या मराठी माणसांच्या हिताचं, मराठी भाषेचं आणि संपन्न मराठी संस्कृतीचं रक्षण करणं, वाढवणं, जोपासणं हे आमची जबाबदारी आहे महायुतीची आणि आमचं वचन देखील आहे। त्याचबरोबर जे सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मुंबई बाहेर गेलेला मूळ मुंबईकर आम्हाला पुन्हा सन्मानाने मुंबईत आणायचा आहे। हा मुंबईकर इकडे वसई, विरार, नालासोपाऱ्यापर्यंत गेला, इकडे बदलापूर, अंबरनाथ, वांगणीपर्यंत गेला। याला जबाबदार कोण हा देखील सवाल आहेच की जे यापूर्वी देखील मुंबई महापालिकेत सत्तेत होते त्यांना खऱ्या अर्थाने हा जाब लोक विचारतील
आणि म्हणून महायुती सरकारने मोठे निर्णय या ठिकाणी घेतलेत, किंबहुना त्याचं आम्ही या वचननाम्याच्या माध्यमातून पूर्तता करणार आहोत टप्प्याटप्प्याने. 20,000 इमारतींना ओसी देण्याचा निर्णय आम्ही महायुतीने घेतला आणि त्याची अंमलबजावणी पुढच्या 1 वर्षामध्ये केली जाईल. वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जाहिर वचननामे को लेकर कहा कि मुंबई करों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए महायुति का वचननामा तैयार किया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 5 साल के कार्यकाल के बाद पूरे तथ्यों के साथ बताया जाएगा कि कौन से वादे किए गए और कौन से पूरे किए गए। डीकन्वेंस की प्रक्रिया को आसान किया गया है ताकि मुंबई करों को मुंबई छोड़कर बाहर ना जाना पड़े। वचननामे के दौरान उप मुख्यमंत्री शिंदे ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके वचननामा में न तो हिंदुत्व है और न विकास और न ही मराठी मानुस का जिक्र। शिंदे ने कहा कि महायुति के वादों में मराठी सिनेमा को बढ़ावा देने का भी वादा दोहराया गया है। रूप से मुंबई करों की जो समस्याएं हैं उनमें घरों की समस्या ये महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग रीडेवलपमेंट के माध्यम से, एसआरए के माध्यम से, सेल्फ रीडेवलपमेंट के माध्यम से, भाड़ा के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर अफोर्डेबल हाउसिंग तैयार कर रहे हैं। एसआरए में गरीबों को मुफ्त में घर दे रहे हैं, रीडेवलपमेंट में बड़ा घर लोगों को मुफ्त में दे रहे हैं और इसके माध्यम से घरों की समस्याओं को हम दूर कर रहे हैं। उसके साथ साथ मुंबई में ट्रांसपोर्टेशन ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। इसमें मेट्रो करीब 437 किलोमीटर का नेटवर्क हम लोग तैयार कर रहे हैं। इसमें सबर्बन रेलवे का अपग्रेडेशन हम कर रहे हैं। इसमें बेस्ट की बसेस जो है उसमें 5,000 बसेस अभी चलती है, उसको 10,000 बसेस तक हम ले जा रहे हैं। इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट को हम ऐड करने वाले हैं। हमारे यहाँ जो मोनो है इस सब का इंटीग्रेशन हमने किया है, इसको सिंगल प्लेटफॉर्म पर और सिंगल टिकट पर हमने लाया है। आने वाले दिनों में हमारी जो बेस्ट की बसेस है उसमें हमारी महिलाओं के लिए 50% कंसेशन हम लोग देने वाले हैं। सूरत से साइबर क्राइम के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सर्विलांस स्टाफ और पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गैंग का भांडाफोड़ करते हुए करीब 1518 करोड़ के संदिग्ध साइबर ट्रांजैक्शन का खुलासा किया। कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए की नकदी, सोना, चांदी और हीरे जब्त किए गए हैं। मामले की शुरुआत 21 मई 2025 को हुई, जब सूरत के उधना स्थित रामनगर 4 रास्ता इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान एक्टिवा सवार एक युवक संदिग्ध पाया गया। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी सरकारी और निजी बैंकों में करंट अकाउंट खुलवाकर उन्हें इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से लिंक करता है और इन खातों को कमीशन पर अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम गैंग को किराए पर देता था। अब तक 164 बैंक अकाउंट्स की पहचान हो चुकी है और 25 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। बैंक स्टेटमेंट विश्लेषण में यह भी सामने आया कि साइबर फ्रॉड की करीब 90 लाख की राशि आरोपी अमित जगदीश चंद्र चौकसी के पिता के खाते में ट्रांसफर हुई थी। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी अब्दुल कादिर चमादिया ऑनलाइन साइनिंग कराकर रकम निकालता था और उसे नगद में अन्य आरोपियों को सौंपता था, जिसके बाद यह राशि यूएसडी के जरिए विदेश भेजी जाती थी। पुलिस ने आरोपियों के ऑफिस और लॉकर पर छापेमारी कर 1.92 लाख करोड़ नगद और 288.96 ग्राम सोना, 10 किलो से अधिक चांदी और 413.37 कैरेट रफ हीरे और कैश गिनने की 4 मशीनें जब्त की है, जिनकी कुल कीमत करीब 2.60 करोड़ आकी गई है। पूरे मामले में पुलिस और सर्विलांस टीम की भूमिका सराहनीय रही। फिलहाल जांच जारी है और पुलिस को आने वाले दिनों में और बड़े खुलासों की उम्मीद है। थाने में एक साइबर फ्रॉड की एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें हमने आगे 25 अक्यूज को अरेस्ट किया है। वही इन्वेस्टिगेशंस आगे चलते हमें एक लीड मिली थी, जिसमें जो साइबर फ्रॉड से, जिसमें साइबर फ्रॉड में गेमिंग से, डिजिटल अरेस्ट से डिफरेंट जो मॉडस ऑपरेंडी है, उसमें से जो साइबर फ्रॉड के रुपीज आते हैं वो जो बैंक के न्यूल अकाउंट्स में पड़ते थे, उसमें से ट्रांजेक्शन्स के लिए अब्दुल कादिर चामड़िया, जिसने रुपीस को अमित जगदीश चंद्र चौकसी और उसके फादर के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। वो ट्रांसफर करने के बाद जो एक चिराग उर्फ चार्ली नाजी को सुतरिया, उसके यहाँ काम कर रहा है प्रवीण भाई लक्ष्मण भाई जरिया, उन लोगों ने ये सब जो कैश है इंडियन रुपीज में से ट्रांजेक्शन करके यूएसडीटी में ट्रांसफर किए थे। और ये पूरी एक लिंक एस्टैब्लिश हमने साइबर फ्रॉड में अभी किया है, जिसके तहत हमने 4 आरोपी को अरेस्ट किया है,
जिसमें पहले 8 बैंक अकाउंट के 11 थे जो बैंक अकाउंट धारक हैं, जिसको पता था कि ये जो मैं बैंक अकाउंट दे रहा हूँ या बेच रहा हूँ मुख्य आरोपी को, उसमें साइबर फ्रॉड के पैसे पड़ने वाले हैं, फिर भी उसने पैसे की लालच में आके ये जो बैंक अकाउंट से खुद के नाम के खाता खुलवा के ये जो आरोपी है फिराज जादवानी उसको बेचे थे 50,000 रुपया या लाख रुपए। सूरत में क्रेडाई सूरत द्वारा आयोजित ग्लैम सूरत प्रॉपर्टी शो ने शहर के रियल एस्टेट सेक्टर में नई ऊर्जा का संचार किया। 3 दिवसीय इस भव्य प्रॉपर्टी एक्सपो में सूरत सहित गुजरात के 55 से अधिक प्रतिष्ठित रियल एस्टेट डेवलपर्स ने भाग लिया, जिनमें रघुवीर ग्रुप, अवध ग्रुप और पिरामिड ग्रुप और रुंगटा ग्रुप जैसे नाम शामिल रहे। रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और लग्जरी सेगमेंट के कई आकर्षक परियोजनाएं एक ही मंच पर प्रस्तुत की गई, जिसे देखने और समझने के लिए 50,000 से अधिक विजिटर्स पहुंचे। इस आयोजन की खासियत यह रही कि प्रॉपर्टी खरीदारों को प्रोजेक्ट डिटेल्स, कीमतें, बैंक लोन, विशेष ऑफर्स और कानूनी सलाह और एक्सपर्ट्स गाइडेंस जैसी सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई गई। ग्लैम सूरत प्रॉपर्टी शो ने केवल बिल्डर्स के लिए अपने प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित करने का सशक्त मंच बनाया, बल्कि आम लोगों के लिए ड्रीम होम और सुरक्षित निवेश की दिशा में एक अहम पहल साबित हुआ है, जिससे सूरत के रियल एस्टेट और शहरी विकास को नई गति मिली है। क्रेडाई सूरत ना जितना डेवलपर है, जितना लीडिंग डेवलपर है, सबकी प्रॉपर्टी का एक्सप्लोज वन रूप में हो जाए, उसकी प्रॉपर्टी का एक प्रदर्शन हो जाए कि हमारा क्या क्या प्रोजेक्ट है, कौन सा एरिया में चल रहा है, और प्रॉपर्टी बायर्स को वन रूप में उसका सिलेक्शन हो जाए और उसका बजट में कौन सी प्रॉपर्टी लेने का है उसका एक साथ एक दिन में इसका निर्णय हो जाए। इसलिए हम 2 साल में ऐसा एक प्रॉपर्टी एक्सपो रखते हैं और अब सूरत सिटी का ब्रांडिंग के लिए वो प्रॉपर्टी शो का मेन होता है। और यहाँ सारे एग्जिबिटर्स ने अपना पूरा 3 BHK 4 BHK एवरी सेगमेंट दे डिस्प्लेड वेरी वेल। यहाँ जो पूरा एम्बियंस है वो भी बेटर है और सारे प्रोजेक्ट्स का प्रॉपर डिस्प्ले हमको यहाँ मिला है। राइट, हमने सभी अवध है, राजंस है, पिरामिड ग्रुप्स है, गृहम है, सारे स्टोर पे हमने यहाँ विजिट किया है और सारे प्रोजेक्ट के डिस्प्ले प्रॉपरली तरीके से किए हुए हैं। रुंगटा में आया हूँ भी, मेरे को इंडस्ट्रियल जो अपना जो है एस्टेट उसमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ, तो मैं इधर आया, मेरे को काफ़ी अच्छी जानकारी मिली यहाँ पे और मैं इंटरेस्टेड भी हूँ। तो मैं फ्यूचर में भी कोलैबोरेशन करूँगा इस रुंगटा के साथ। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और फ्यूचर के लिए भी और करियर ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। पूरे दिन सारे एरिया में जाके और विजिट करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये अच्छा है कि जो रिक्वायरमेंट है, जो बिल्डर्स आपकी नॉलेज में है, उसका जो भी अच्छे से अच्छा आपको जो भी अच्छा लगे उसका ले लो, फिर इसके बाद फिजिकल विजिट पॉसिबल हो सकता है। तो थैंक यू कि ऐसा चांस मिला हमें कि एक दिन में पूरा कवर करके हम यहाँ से चूज़ करके फिर उसके लिए फिजिकल विजिट के लिए जा सकते हैं। तो टाइम कंज्यूमिंग है ये हमारे लिए, आधे दिन में बहुत कुछ प्रोजेक्ट देखने को मिल गए। द्वारका के शिवराजपुर बीच पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का भव्य आयोजन हुआ। समुद्र की गरजती लहरों और आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों ने टूरिस्ट का मंत्रमुग्ध कर दिया। गुजरात टूरिज्म डिपार्टमेंट और देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा आयोजित इस फेस्टिवल में देश विदेश के मशहूर पतंगबाजों ने हिस्सा लिया। सुबह से ही बीच रंग बिरंगी और बड़ी बड़ी पतंगों से सज गया था। पतंगबाजों ने अपनी अद्भुत कला से आसमान में पतंगों के विभिन्न रूप दिखाए, जिससे दर्शकों में उत्साह और रोमांच देखने को मिला। फेस्टिवल में सिर्फ पतंगबाजी ही नहीं बल्कि गुजरात की सांस्कृतिक विरासत को भी प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रमों ने भी इसका शोभा बढ़ाई। Life Viking and I'm from Denmark and I'm here to enjoy the kite festival today. And it's my first time here at the beach in Gujarat. I've been to Gujarat 5 times for the kite festival, but I'm so happy to be at the beach. It's like being at home because in Denmark we have a lot of. आज गुजरात का जो अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल सेलिब्रेशन करने की जो हमारी परंपरा रही है, उसी के पार्ट रूप आज हमारे यहाँ द्वारका डिस्ट्रिक्ट में शिवराजपुर में बीच के ऊपर काइट फेस्टिवल का आयोजन द्वारका एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज्म कॉर्पोरेशन के सहयोग से हुआ है।
यहाँ 11 से भी अधिक कंट्रीज से पार्टिसिपेंट्स हमारे पास आए हैं और यहाँ स्थानिक जो लोग हैं उन्होंने भी बड़ी मात्रा में इस पतंग फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया है। ये पतंग फेस्टिवल जो हम इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि टूरिज्म को इससे बढ़ावा मिलता है और दूसरे अलग अलग देशों का जो कल्चर है उससे हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के साथ माहिती का आदान प्रदान होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर किसी देश के पास 100 साल पुरानी विरासत होती है तो वह उसे अपनी पहचान बनाकर दुनिया के सामने पेश करता है। वहीं भारत के पास सोमनाथ जैसे हजारों साल पुराने पुण्य स्थान हैं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद कुछ लोगों ने इन स्थलों से पल्ला झाड़ने और उनके ऐतिहासिक महत्व को भुलाने की कोशिश की। पीएम मोदी ने बताया कि सोमनाथ की रक्षा के लिए देश ने कई बलिदान दिए हैं और मंदिरों से जुड़े अनेक नायकों का इतिहास अमूल्य है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश इसे कभी पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया और कुछ राजनेताओं तथा इतिहासकारों ने आक्रमण के इतिहास को व्हाइट वॉश करने का प्रयास भी किया। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर जोर देते हुए इसके संरक्षण और सम्मान की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। अगर कहीं किसी देश के पास कुछ 100 साल पुरानी विरासत होती है, वो देश उसे अपनी पहचान बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। वहीं भारत के पास सोमनाथ जैसे हजारों साल पुराने पुण्य स्थान है। ये स्थान हमारे सामर्थ्य, प्रतिरोध और परंपरा के पर्याय रहे। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश की। उस इतिहास को भुलाने के कुत्सित प्रयास हुए। हम जानते हैं सोमनाथ की रक्षा के लिए देश ने कैसे कैसे बलिदान दिए थे। रावल कन्नड़दे जैसे शासकों के प्रयास, वीर हमीर जी गोहिल का पराक्रम, बेगड़ा भील का शौर्य, ऐसे कितने ही नायकों का इतिहास सोमनाथ मंदिर से जुड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य से इन्हें कभी उतना महत्व नहीं दिया गया। बल्कि आक्रमण के इतिहास को भी कुछ इतिहासकारों और राजनेताओं द्वारा व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई। मजहबी उन्माद की मानसिकता को केवल साधारण लूट बताकर ढंकने के लिए किताबें लिखी गई। सोमनाथ मंदिर एक बार नहीं, बार बार तोड़ा गया। अगर सोमनाथ पर आक्रमण केवल आर्थिक लूट के लिए हुए होते तो 1000 साल पूर्व पहली बड़ी लूट के बाद रुक गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोमनाथ के पवित्र विग्रह को तोड़ा गया। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार। We'll be right back.